नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। नाचता हुआ चंद्रमा ब्लेड लग रहा था मानो इसे धोकर साफ किया गया हो। सूरज सुनहरा चमक रहा था, सफेद बादलों के झुंड तैर रहे थे और रंग बिरंगे मोर तोते चहचहाते हुए नीले आकाश के नीचे उड़ रहे थे। बादलों के नीचे तीर की तरह एक गठन बनाते हुए उड़ान भर रहे थे। रंग बिरंगे तोतों की ये प्रजाति केवल वसंत ऋतु में बड़े समूहों में दिखाई देती थी। उनके शरीर पर इंद्रधनुष के रंगों की तरह पंख थे। उनका शरीर एक चील के आकार का था। पक्षियों के पास तोते की तरह चोंच थी, जबकि उनकी पूंछ मोर की तरह लंबी और बहने वाली थी। फांग युआन को महत्वपूर्ण गू की शुद्धिकरण परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किए हुए 10 दिन बीत चुके थे। वसंत की हवा पूरे पहाड़ की हरी घास पर बह रही थी, जबकि जंगली फूल उत्साहपूर्वक खिल रहे थे और मधुमक्खियां और तितलियां एक साथ नाच रही थीं। चारों ओर जीवन उमड़ रहा था। ये वसंत की अद्भुत सुंदरता थी। वसंत की सांस इतनी प्रबल थी कि प्रशिक्षण मैदान को घेरने वाली ऊंची बांस की दीवारें इसे रोक नहीं पाईं। ये प्रशिक्षण मैदान 3mu1 में फैला हुआ था। जमीन समतल थी, जिस पर मोटी और चौड़ी ग्रे ग्रेफाइट की परत बिछी थी। इसके चारों ओर हरे भाले जैसे बांस लगाए गए थे। ये हरे खंभे एक दूसरे के करीब और सीधे खड़े थे, जिससे हरे रंग की ऊंची दीवारों का एक घेरा बन गया था। दीवारों के कोनों के नीचे भी पत्थर थे। कई जगहों पर हरी घास के गुच्छे उगाए थे। बांस के बीच कुछ जंगली गुलाब भी थे, जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ रहे थे। कुछ तो दीवार पर चढ़ रहे थे। 15 साल की उम्र के 57 युवा किशोर अभी प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़े थे। अकादमी के बुजुर्ग के चारों ओर अर्ध गोलाकार में जो केंद्र में था और उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ये एक पाठ था जिसमें छात्रों को चंद्रमा प्रकाश गू, मूनलाइट गू का उपयोग करना सिखाया जा रहा था। चंद्रमा प्रकाश गू हमारे गू युए कबीले का प्रतीकात्मक गू है, जैसे कि शियोंग 2 हाउस का भालू शक्ति गू, बेयर स्ट्रेंथ गू और बाई 3 हाउस का धारा गू, स्ट्रीम गू। आप में से अधिकांश ने चंद्रमा प्रकाश गू को अपने महत्वपूर्ण गू के रूप में चुना है, इसलिए आपको सभी को ध्यान से देखना होगा। जल्द ही मैं व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित करूंगा कि चंद्रमा प्रकाश गू का उपयोग करके हमला कैसे किया जाता है। जिन छात्रों का महत्वपूर्ण गू चंद्रमा प्रकाश गू नहीं है, उन्हें भी मुझ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये शास्त्रीय लंबी दूरी का हमला करने का तरीका अन्य गू पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग करने के तरीकों का दायरा बहुत व्यापक है। जैसे ही उन्होंने बोला, अकादमी के बुजुर्ग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उनकी 5 उंगलियां पूरी तरह खुली हुई थीं। उन्होंने अपनी हथेली को नीचे किया ताकि युवा किशोर उसका केंद्र देख सकें। सबसे पहले आप अपने मन का उपयोग करके चंद्रमा प्रकाश गू को सक्रिय करते हैं। इसे अपनी हथेली के केंद्र में ले जाते हैं। उनकी आवाज के साथ चंद्रमा प्रकाश गू को दर्शाने वाला अर्धचंद्राकार निशान बुजुर्ग के हाथ से नीचे की ओर बढ़ा और उनकी हथेली में आ गया। फिर आप अपने अपर्चर में मौजूद प्राइमल एसेंस को सक्रिय करते हैं। इसे चंद्रमा प्रकाश गू में डालते हैं। सफेद चांदी के रंग का प्राइमल एसेंस का एक धागा बुजुर्ग के शरीर से निकला, इतना बारीक कि इसे देखना लगभग असंभव था। ये उनकी हथेली में मौजूद चंद्रमा प्रकाश गू में प्रवेश कर गया। अकादमी के बुजुर्ग रैंक 3 के स्तर पर थे और केवल रैंक 3 गू मास्टर्स ही सफेद चांदी के रंग का प्राइमल एसेंस उत्पन्न कर सकते थे। रैंक 1 गू मास्टर का प्राइमल एसेंस सामान्य रूप से हरे तांबे के प्राइमल एसेंस के रूप में जाना जाता था, जबकि रैंक 2 गू मास्टर्स का लाल लोहे का प्राइमल एसेंस कहलाता था। जब वे रैंक 3 तक पहुंचते हैं तो ये सफेद चांदी का प्राइमल एसेंस बन जाता है। सफेद चांदी के प्राइमल एसेंस के धागे को अवशोषित करने के बाद बुजुर्ग की हथेली में अर्धचंद्राकार निशान तुरंत तेजी से चमकने लगा। हालांकि दिन का समय था, फिर भी ये एक शानदार हल्का नीला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये कमाल है, कितना सुंदर! युवाओं ने इसे देखकर आश्चर्य और प्रशंसा की आवाजें निकाली। हल्का नीला प्रकाश पानी की तरह साफ था। ये बुजुर्ग की हथेली में हल्के से टिमटिमा रहा था। पहली नजर में ऐसा लगता था मानो अकादमी के बुजुर्ग ने अपनी हथेली में चांदनी का एक मुट्ठी भर लिया हो। अकादमी के बुजुर्ग ने हल्का सा मुस्कुराया। अब ध्यान से देखो, आखिरी कदम वही है जो मैं करने जा रहा हूं, इसे बाहर फेंकना। ये कहते हुए उनकी पूरी तरह खुली 5 उंगलियां धीरे धीरे एक साथ बंद हुईं। फिर उन्होंने अपनी बांह को ऊपर उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उनकी बांह सीधी थी। अंत में उन्होंने अपनी हथेली को हल्के से काटने की गति में लहराया। पूरा आंदोलन स्थिर और शक्तिशाली था। सूश! युवा छात्रों को अपने कानों के पास एक हल्की सी रगड़ की आवाज सुनाई दी। अकादमी के बुजुर्ग के आंदोलन के साथ उनकी हथेली में जमा हुआ पानी जैसा हल्का नीला प्रकाश उसी तरह बाहर फेंक दिया गया।
प्रकाश हवा में एक छोटे चंद्रमा ब्लेड में बदल गया। हल्का नीला चंद्रमा ब्लेड केवल एक पूरी तरह खुली हथेली के आकार का था। इसका आकार रात के आकाश में अर्धचंद्र की तरह था। इसने हवा में एक सीधी रेखा बनाई और 10 मीटर दूर एक घास की कठपुतली पर जा टकराया। एक फटने की आवाज सुनाई दी और घास की कठपुतली की गर्दन, जो लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी थी, चंद्रमा ब्लेड द्वारा साफ कट गई। कठपुतली का शरीर डगमगाया। विशाल सिर अचानक जमीन पर गिर गया। घास की कठपुतली को आधा काटने के बाद चंद्रमा ब्लेड तुरंत धुंधला दिखाई दिया। हालांकि ये हवा में और 6 मीटर तक उड़ा, इससे पहले कि अर्धचंद्र धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, अंततः हवा में विलीन हो गया। घास की कठपुतली की गर्दन को फिर से देखने पर यह देखा जा सकता था कि कटे हुए क्षेत्र बेहद सपाट था, मानो इसे सबसे तेज हंसिया से काटा गया हो। युवा लोग इसे देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। कुछ ने अनजाने में अपनी गर्दन को छुआ, चंद्रमा ब्लेड की हमलावर शक्ति से चकित थे। थोड़े से मौन के बाद उत्साह की आवाजें शुरू हुईं। किशोरों की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वे घास की कठपुतली को देख रहे थे। कुछ लोग बुजुर्ग की हथेली को देख रहे थे, कुछ अपने साथियों को देख रहे थे, उत्साहपूर्वक बातें और फुसफुसाहट कर रहे थे। केवल फांग युआन भीड़ में छिपा हुआ ठंडा चेहरा लिए खड़ा था। उसका रवैया शांत था। अपने पिछले जीवन में फांग युआन ने रैंक 6 तक की खेती की थी और उन्होंने मध्य साम्राज्य में ब्लडविंग डेमोनिक बनाया था। उन्होंने दसियों हजार लोगों को पढ़ाया था और उन्हें डेमोनिक गुट के एक विशाल व्यक्तित्व के रूप में ख्याति प्राप्त थी। उनकी प्रसिद्धि शानदार थी। अकादमी का बुजुर्ग केवल रैंक 3 का गू मास्टर था। ये छोटी सी चाल उनके लिए बच्चों का खेल थी। ये फांग युआन के दिल में कोई भावनात्मक लहर नहीं पैदा करती थी। जिन्होंने चंद्रमा प्रकाश गू को शुद्ध किया है, वे बाहर निकलें। आप में से प्रत्येक एक घास की कठपुतली लेगा और मेरे द्वारा किए गए तरीके का पालन करते हुए चंद्रमा ब्लेड को फेंकने का अभ्यास करेगा। अकादमी के बुजुर्ग के बोलते ही लगभग 30 छात्र बाहर निकले। इस बैच में पूरे कबीले में 100 युवा किशोरों ने जागरण समारोह में भाग लिया था। जिनमें खेती की प्रतिभा थी, वे लगभग 57 थे। इन छात्रों में से जिन्होंने चंद्रमा प्रकाश गू को चुना था, उनकी संख्या लगभग 35 थी। इन कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सभी चंद्रमा प्रकाश गू को शुद्ध कर लिया था। जो बचे थे वे सभी डी ग्रेड प्रतिभा वाले थे। ऐसा नहीं था कि वे चंद्रमा प्रकाश गू को शुद्ध करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी प्रतिभा की असमर्थता के कारण उन्हें कठिनाई का पता चलने के बाद पीछे हटना पड़ा। गू युए कबीले के युवाओं के लिए चंद्रमा प्रकाश गू केवल एक साधारण गू कीड़ा नहीं था, बल्कि एक कबीले की महिमा का प्रतीक था। जल्दी ही 35 लोग एक पंक्ति में खड़े हो गए। प्रत्येक का चेहरा सामने की ओर था, सामने 10 मीटर दूर एक घास की कठपुतली के साथ। फांग युआन पंक्ति के बीच में खड़ा था, लेकिन उसने कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया। अभ्यास शुरू हुआ। छात्रों ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाए, चंद्रमा प्रकाश गू को अपनी हथेली के केंद्र में ले गए। एक एक करके नीले अर्धचंद्राकार निशान ने हरे तांबे के प्राइमल एसेंस के डाले जाने पर पानी जैसा नीला प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी हथेली से एक लंबवत कट किया तो केवल 7 या 8 अर्धचंद्र ही बाहर निकले। इन अर्धचंद्रों में से कुछ केवल थोड़े समय के लिए दिखाई दिए और फिर विलीन हो गए। कुछ 2 से 3 मीटर तक उड़े और नीले प्रकाश के साथ एक धमाके के साथ बिखर गए। कुछ और दूर तक उड़े, लेकिन दिशा पूरी तरह गलत थी, सीधे आकाश की ओर उड़ गए। युवा किशोरों ने सभी भौहें सिकोड़ लीं। जब उन्होंने पहले बुजुर्ग का प्रदर्शन देखा था तो ये काफी आसान लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने स्वयं अभ्यास शुरू किया तो उन्हें इस क्रिया में आवश्यक कौशल का एहसास हुआ। एक चंद्रमा ब्लेड फेंकना और इसे घास की कठपुतली पर मारना वास्तव में इतना आसान नहीं था। बुजुर्ग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए देखा। वो हर साल ये दृश्य देखते थे और उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। शेष 22 छात्र केवल मैदान के बाहर खड़े होकर ईर्ष्या से देख सकते थे। 5 मिनट तक अभ्यास करने के बाद युवा धीरे धीरे चंद्रमा ब्लेड उत्पन्न करने में सक्षम होने लगे। कुछ समय के लिए प्रशिक्षण मैदान में हल्के नीले रंग के चंद्रमा ब्लेड हर जगह उड़ रहे थे। कुछ चंद्रमा ब्लेड आधे रास्ते में फीके पड़ गए, कुछ दुर्भाग्यवश एक दूसरे से टकरा गए, कुछ प्रशिक्षण मैदान से बाहर उड़ गए, इधर उधर घूमते हुए। जो घास की कठपुतलियों पर मार कर पाए वे बहुत कम थे। बेशक ये सभी पूरी तरह से भाग्य के कारण थे। अकादमी के बुजुर्ग ने प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और सिखाना शुरू किया। उन्होंने फांग झेंग, मोबेई और ची चेंग और अन्य अच्छी प्रतिभा वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी मुद्राओं को सुधारा, उन्हें अपने अनुभव सिखाए। फांग युआन जैसे सी ग्रेड प्रतिभा वाले छात्रों के लिए उन्होंने केवल 2 वाक्य कहे। फांग युआन ने अपनी हथेली में नीले प्रकाश को लगातार जमा किया। उन्होंने अपनी हथेली को हवा में कुछ बार काटने की तरह लहराया, लेकिन उन्होंने प्रकाश को रिलीज नहीं किया, दिखावा और अभिनय करते हुए। मैदान अभी अव्यवस्थित था और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपने विचारों को सक्रिय किया और चंद्रमा प्रकाश गू पर अपनी पकड़ छोड़ी, अपनी हथेली को थोड़ा झुकाया, एक काटने की क्रिया की। ध्यान आकर्षित न करने के लिए उसने सामने वाली अपनी घास की कठपुतली पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि अपने बाईं ओर वाली कठपुतली पर निशाना लगाया। एक सूश के साथ एक चंद्रमा ब्लेड तेजी से बाहर निकला,
अव्यवस्था के केंद्र से होकर गुजरा, हवा में एक सीधी रेखा बनाते हुए और एक घास की कठपुतली के गर्दन क्षेत्र में सटीक रूप से कट गया। घास की कठपुतली एक पल के लिए डगमगाई, गर्दन क्षेत्र में चंद्रमा ब्लेड द्वारा गहरा कट गया। लेकिन बहुत जल्दी कटे हुए हरे घास वाले क्षेत्र ने फिर से उगना शुरू किया, एक दूसरे के साथ उलझकर घाव को ठीक कर लिया। बेशक ये घास की कठपुतली कोई सामान्य पुतला नहीं थी। ये एक स्केयरक्रो गू थी, जिसमें प्रकृति प्रकार की स्व उपचार की क्षमता थी। जब तक कठपुतली को एक बार में आधा नहीं काटा जाता, ये थोड़े समय में सामान्य स्थिति में ठीक हो जाती थी। वाह, उस अर्धचंद्र को देखो, कितना शानदार! इसे किसने फेंका? इस समय घास की कठपुतलियों पर मार करने वाले चंद्रमा ब्लेड दुर्लभ थे। फांग युआन ने बस इत्मीनान से एक मारा, फिर भी इसने अब तक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम दिया। इस प्रकार एक पल में मैदान के बाहर के छात्रों ने आश्चर्य की चीखें निकालीं। यहां तक कि अकादमी के बुजुर्ग का ध्यान भी आकर्षित हुआ और उन्होंने पूछा, वो चंद्रमा ब्लेड अभी काफी अच्छा था, क्या वो तुम्हारा था? उन्होंने एक सी ग्रेड प्रतिभा वाले छात्र को पूछताछ भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो घास की कठपुतली उसके ठीक सामने थी। इस पुरुष छात्र ने अपनी आंखें झपकाईं, सभी की अचानक उसकी ओर देखने वाली नजरों से कुछ हद तक हतप्रभ महसूस कर रहा था। ईमानदारी से कहें तो मैदान अभी अव्यवस्थित था, चंद्रमा ब्लेड हर जगह उड़ रहे थे, इसलिए उसे भी नहीं पता था कि क्या ये वास्तव में उसने फेंका था। हालांकि इसे देखते हुए शायद ये मैं ही था, युवा लड़के ने सोचा। फिर उसने अनजाने में अपना सिर हिलाया। उसके आसपास के युवा तुरंत उसे प्रशंसा की नजरों से देखने लगे। वो कौन है? उसका नाम क्या है? कुछ छात्राओं ने इधर उधर पूछा। यहां तक कि वो भी एक चंद्रमा ब्लेड फेंक सकता है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। गु युए मोबेई की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकी। तो ये बड़ा भाई नहीं था जिसने इसे फेंका। गु युए फांग झेंग ने अजीब तरह से राहत की सांस ली। चाचा और चाची के सांत्वना देने के बाद वो पिछले झटके से उबर पाया था। बड़ा भाई, तुमने पिछले बार पहला स्थान जीता था क्योंकि तुम्हारा भाग्य अच्छा था। तुमने एक कमजोर इच्छा वाला चंद्रमा प्रकाश गू चुना था। एक गू मास्टर की खेती हमेशा भाग्य पर निर्भर नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हराऊंगा। फांग झेंग अपने मन में खुद को प्रोत्साहित कर रहा था। तुमने अच्छा किया, कड़ी मेहनत जारी रखो, पहले की भावना को पकड़ो। अकादमी के बुजुर्ग ने छात्र के कंधे पर थपथपाया, मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित किया। युवा लड़का जल्दी से उत्साह दिखाने लगा और उसने लगातार सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई दी। बुजुर्ग ने अवसर का लाभ उठाया और घोषणा की, सब लोग सुनो, ये तुम्हारा गृह कार्य होगा। कक्षा के बाद अच्छे से अभ्यास करो। 3 दिन बाद मैं परिणामों की जांच करूंगा। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे 10 प्राइमवल पत्थरों का पुरस्कार मिलेगा, समझे? युवा छात्रों ने जोर से चिल्लाया। प्राइमवल पत्थर के पुरस्कार की बात सुनकर वे और अधिक उत्साहित हो गए। हालांकि केवल 3 मिनट बाद हवा में उड़ने वाले चंद्रमा ब्लेड धीरे धीरे कम होने लगे। कमबख्त, प्रत्येक चंद्रमा ब्लेड 10% प्राइमवल एसेंस लेता है। चंद्रमा ब्लेड की खपत बहुत अधिक है। मैं केवल एक सी ग्रेड प्रतिभा हूं। मेरा अपर्चर केवल 38% हरे तांबे के प्राइमवल एसेंस को धारण कर सकता है। मैं केवल 3 चंद्रमा ब्लेड फेंक सकता हूं। जिन्होंने रुक गए वे सभी आहें भरने लगे। अकादमी के बुजुर्ग ने सब कुछ शांतिपूर्वक देखा, लेकिन उनके मन में एक आह भरी, ये उच्च खेती प्रतिभा वालों का लाभ है। चंद्रमा ब्लेड का उपयोग करना केवल 3 शब्दों में है, माइनस अभ्यास से पूर्णता आती है। जिनके पास उच्च ग्रेड प्रतिभा है वे अपने अपर्चर में अधिक प्राइमवल एसेंस धारण कर सकते हैं और उनकी रिकवरी दर तेज होती है, इसलिए उनके पास अभ्यास करने के अधिक अवसर होते हैं। जिनके पास कम प्रतिभा है वे भी प्राइमवल पत्थरों का उपयोग करके इसकी भरपाई कर सकते हैं, अभ्यास की संख्या को बढ़ाकर। लेकिन जिनके पास कम ग्रेड प्रतिभा है और उनके पास प्राइमवल पत्थर नहीं है, भले ही उनके पास अभ्यास करने की इच्छा हो, वे फिर भी शक्तिहीन होंगे। गू मास्टर की खेती की प्रक्रिया इतनी क्रूर है। मुझे बस उन उच्च ग्रेड प्रतिभा वाले छात्रों की बेहतर देखभाल करनी चाहिए। गू पालना एक रखेल पालने जैसा है। सूरज पहले ही डूब चुका था। आकाश में सूर्यास्त की लालिमा अभी भी जल रही थी। दूर पहाड़ों पर धूसर राख की मोटी परत छाई हुई थी, जो धीरे धीरे काली हो रही थी। अकादमी में एक दिन की कक्षा समाप्त हो चुकी थी। छात्र 2-3 के समूहों में अकादमी से बाहर निकल रहे थे। मैं आज वाकई बहुत खुश हूं। मैंने काफी कुछ सीखा, खास तौर पर यह कि मैंने चंद्रमा प्रकाश गू का उपयोग करना सीखा। चंद्रमा ब्लेड का हवा में उड़ने का तरीका बहुत शानदार लगता है। बहुत बुरा है कि मेरी प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, इसलिए भविष्य में मैं केवल एक रसद गू मास्टर बन सकता हूं। मैं युद्ध के मैदान में नहीं जा सकूंगा। युवा किशोर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। कुछ ने अपने दोस्तों को बुलाया, चलो खाना खाने चलें, हम साथ में कुछ चावल की शराब भी पी सकते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, ये बुरा सुझाव नहीं है। तुम लोग पहले जाओ, मुझे अकादमी के गू कक्ष के बगल की दुकान पर जाकर एक घास की कठपुतली खरीदनी है। इसके साथ घर पर अभ्यास करना आसान होगा। फांग युआन अकेले गू कक्ष की ओर गया। अकादमी के गू कक्ष में कई रैंक एक गू कीड़े रखे गए थे। वहां कई प्रकार और विविधताएं थीं और फांग युआन का चंद्रमा प्रकाश गू वहां से मुफ्त में लिया गया था।
कभी कभी छात्रों को एक गू कीड़ा चुनने का मुफ्त मौका मिलता था। यदि कोई अतिरिक्त गू लेना चाहता था तो उसे भुगतान करना पड़ता था। इस छोटे समय में फांग युआन की कोई इच्छा नहीं थी कि वो किसी अन्य गू को शुद्ध करे। वो गू कक्ष के बगल की इमारत की ओर गया। ये एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में 7 छात्र थे। प्रत्येक काउंटर पर दुकान के मालिक के साथ घास की कठपुतलियां खरीदने के लिए मोलभाव कर रहा था। यह तुम हो जूनियर? दुकान का प्रभारी रैंक एक गू मास्टर, जो अपनी 20 की उम्र में था, ने फांग युआन को देखते ही स्वचालित रूप से अभिवादन किया, जबकि वो अपने ग्राहकों के साथ मोलभाव कर रहा था। फांग युआन को आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि यह गू मास्टर जियांग था। ये वही युवा गू मास्टर था जिसने सराय में शिकारियों को सबक सिखाया था। अरे, ये आप हैं सीनियर? फांग युआन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा भावहीन था। जियांग ने काउंटर के पीछे से एक घास की कठपुतली निकाली, इसे खरीदने वाले छात्र को सौंप दी। साथ ही उसने फांग युआन को एक दोस्ताना मुस्कान दी और पूछा, क्या जूनियर भाई भी घास की कठपुतली खरीदने आए हैं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक रख दूं तो बस 3 प्राइमल पत्थर चाहिए। ये चीजें गर्म केक की तरह बिकती हैं। अभी केवल 7 बची हैं। अगर तुम और इंतजार करोगे तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। जियांग का रवैया सामान्य लोगों के प्रति घमंडी था, लेकिन फांग युआन जैसे लोगों के प्रति वो बहुत दयालु और ईमानदार था। फांग युआन ने सिर हिलाया। मन ही मन हंसते हुए सोचा कि ये जियांग वाकई व्यापार करना जानता है। घास की कठपुतलियां स्केयर क्रो गू से बनाई गई थीं। इसमें डाले गए प्राइमल एसेंस को शामिल करने के बाद भी अंतिम लागत 1.5 प्राइमल पत्थर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर, ये उचित नहीं है। पहले आओ पहले पाओ का नियम होना चाहिए। आप इसे उनके लिए क्यों रख रहे हैं? हाँ, हम सब पहले आए हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो नियमों का पालन करना चाहिए। 3 पत्थर हो तो हो। यहां प्राइमल पत्थर हैं। मुझे एक घास की कठपुतली दो। दुकान में मौजूद युवाओं को चिंता हुई जब उन्होंने सुना कि दुकान में केवल 7 कठपुतलियां बची हैं। उन्होंने मोलभाव करना बंद कर दिया और अपने पत्थर निकालकर खरीदारी की। बहुत जल्दी 7 संतुष्ट किशोर बाहर निकल गए। क्या मेरे जूनियर घास की कठपुतली खरीदना चाहते हैं? जियांग ने हंसते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि वे बिक गईं, लेकिन वास्तव में 8वीं कठपुतली अभी भी छाती के नीचे रखी हुई है। अगर जूनियर अब नहीं खरीदते तो तुम ये मौका चूक जाओगे। फांग युआन को घास की कठपुतली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर हिलाया और एक प्राइमल पत्थर निकाला। इसे काउंटर पर रखते हुए कहा, मुझे 10 चंद्रमा आर्किड की पंखुड़ियां चाहिए। जियांग हैरान रह गया। उसने फांग युआन को गहरी नजरों से देखा, प्राइमल पत्थर ले लिया और काउंटर का दराज खोला। फिर उसने एक कागज का थैला निकाला और कहा, 10 चंद्रमा आर्किड फूल की पंखुड़ियां, एक भी कम नहीं। कृपया जांच लें। फांग युआन ने मौके पर ही सामान की जांच की और कोई गलती नहीं पाई। अंत में वो छोटी दुकान से निकल गया। गू को खिलाना पड़ता है। एक गू मास्टर गू को शुद्ध करता है, गू का उपयोग करता है और साथ ही गू को पालने की जरूरत होती है। गू को शुद्ध करना मुश्किल है। इसमें जवाबी हमले का जोखिम होता है। गू का उपयोग करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। गू को पालने का ज्ञान और भी व्यापक और गहरा है, क्योंकि गू कीड़ों के प्रकार कई हैं और उनका भोजन अत्यंत अजीब होता है। कुछ को मिट्टी निगलने की जरूरत होती है, कुछ को तारों की रोशनी, कुछ को आंसुओं की और कुछ नौवे आकाश की बादलों और हवा को खाते हैं। उदाहरण के लिए फांग युआन के वर्तमान 3 गू को ही लें। चंद्रमा प्रकाश गू को चंद्रमा आर्किड की पंखुड़ियों की जरूरत होती है। दिन में 2 भोजन, सुबह और रात को 1 भोजन, प्रत्येक भोजन में 2 पंखुड़ियां। इस बीच शराब कीड़ा लिकर वर्म को शराब पीने की जरूरत होती है। हरे बांस की शराब का एक जार इसे 4 दिन तक चला सकता है। जहां तक स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की बात है, ये और भी अनोखा है क्योंकि ये सीधे समय की नदी से पीता है, अपनी जीवंतता बनाए रखता है। समय की नदी इस दुनिया के प्रवाह को सहारा देती है। ये आकाश में दूर नहीं है, बल्कि बहुत करीब है। प्रत्येक व्यक्ति के पास से बह रही है। प्रत्येक प्राणी द्वारा की गई हर गति को समय के धक्के की जरूरत होती है। समय पानी की तरह बहता है, तेजी से आगे बढ़ता है। समय की नदी अदृश्य और रंगहीन है, जबकि वास्तव में सभी जीवित प्राणी समय की नदी के पानी में ही जीवित रहते और जीते हैं। चंद्रमा आर्किड की पंखुड़ियों का थैला खरीदने के बाद फांग युआन हरे बांस की शराब खरीदने के लिए सराय गया। शराब कीड़ा कुछ मटमैली शराब या चावल की शराब पीकर भी जीवित रह सकता था। हालांकि इस तरह की दूसरी श्रेणी की शराब की मात्रा बढ़ जाती थी और इसे हर दिन कई जार चाहिए होते थे। हिसाब करने के बाद फांग युआन ने फैसला किया कि सीधे हरे बांस की शराब खरीदना बेहतर होगा। ये न केवल दूसरी श्रेणी की शराब खरीदने से ज्यादा किफायती होगा, बल्कि ये संदेह भी नहीं जगाएगा। युवा महोदय, आप आए। सराय के कर्मचारियों ने पहले ही फांग युआन को पहचान लिया था। फांग युआन ने सीधे 3 प्राइमल पत्थर उन्हें सौंपे। परिचित सहजता के साथ कहा, मुझे हरे बांस की शराब का एक जार दो और कुछ अच्छे व्यंजन बनाओ। छुट्टे की जरूरत नहीं, इसे यहां रख लो। महीने के अंत में जब ये 1 पत्थर के बराबर हो जाए तो मेरे बिल से इसे काट लेना। हालांकि फांग युआन अब सराय में नहीं रहता था,
क्योंकि वो अकादमी के छात्रावास में चला गया था। वो हमेशा शराब खरीदने के समय यहाँ भोजन करता था। ठीक है युवा महोदय, कृपया बैठें, व्यंजन तुरंत भेजे जाएंगे, कर्मचारी ने जवाब दिया। फांग युआन को उसकी सीट तक ले गया। उसने अपने कंधे पर रखे कपड़े को निकाला और मेज को हल्के से पोंछा, फिर चला गया। जैसा कि कर्मचारी ने कहा, व्यंजन बहुत जल्दी परोसे गए। फांग युआन ने खाना खाया और साथ ही अपने दिमाग में हिसाब लगाया, एक प्राइमवल पत्थर से मैं 10 चंद्रमा आर्किड की पंखुड़ियां खरीद सकता हूं। चंद्रमा प्रकाश गू हर दिन 4 पंखुड़ियां खाता है। हरे बांस की शराब का एक जार 2 पत्थरों का है और ये शराब कीड़े को 4 दिन तक चला सकता है। दूसरे शब्दों में, इन 2 गू को पालने और खिलाने के लिए मुझे हर दिन लगभग 1 पत्थर खर्च करना पड़ता है। ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये बहुत महंगा था। 3 लोगों के एक सामान्य परिवार का मासिक जीवन खर्च केवल एक प्राइमवल पत्थर में चल जाता था। गू को शुद्ध करने की शुरुआत से लेकर आज तक 16 दिन बीत चुके थे। केवल गू को पालने में ही फांग युआन ने पहले ही 14.5 प्राइमवल पत्थर खर्च कर दिए थे। मैंने फ्लावर वाइन का खजाना हासिल किया, फांग झेंग का प्राइमवल पत्थरों का थैला छीना और पहला स्थान का पुरस्कार भी जीता। मेरी प्राइमवल पत्थरों की संपत्ति एक समय 44.5 पत्थरों तक पहुंच गई थी। हालांकि गू को शुद्ध करने के शुरुआती दिनों में मैंने 6.5 पत्थर बर्बाद किए, फिर मैंने इन गू को खिलाने में 14.5 पत्थर खर्च किए। मेरे जीवन खर्च में आधा पत्थर गया और आज मेरे पास शायद 20 पत्थर बचे हैं। फांग युआन ने अपनी पैसे की थैली निकाली। उसने इसे खोला और अंदर देखा। थैली में प्राइमवल पत्थरों के टुकड़े थे। प्रत्येक पत्थर धूसर सफेद रंग का था, आकार में अंडाकार और आयतन समान, आकार में बत्तख के अंडे के समान। गिनने के बाद उसे पता चला कि वास्तव में उसके पास केवल 20 पत्थर बचे थे। दूसरे शब्दों में, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फांग युआन अपने बचे हुए पत्थरों के साथ केवल आधा महीना चल पाएगा। वो अपने साथियों जैसा नहीं था, माइनस उनके पास रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद थी, खासतौर पर गू युए मोबेई और गू युए चीचिंग जैसे छात्रों के पास प्राइमवल पत्थरों की बहुतायत थी। फांग युआन को खुद ही कोई रास्ता निकालना था। चाचा और चाची ने पहले ही मेरा जीवन खर्च बंद कर दिया है, लेकिन हर सप्ताहांत कबीले की अकादमी प्रत्येक छात्र को 3 प्राइमवल पत्थरों की सब्सिडी देती है। ऐसा लगता है कि मुझे 3 दिन बाद चंद्रमा ब्लेड मूल्यांकन। युआन अपने मुंह में खाना चबाते हुए सोच रहा था। उसकी वर्तमान उम्र ऐसी थी जब शरीर बढ़ रहा था। बिना महसूस किए सारा चावल और व्यंजन उसके पेट में चले गए। हरे बांस की शराब का सीलबंद जार उठाकर फांग युआन ने अपने पैर उठाए और चलना शुरू किया, सराय को छोड़कर। युवा महोदय, युवा महोदय, सराय का कर्मचारी पीछे से दौड़ता हुआ आया और बोला, युवा महोदय को बस कुछ बताना है, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में व्यापारी कंपनी गांव में आएगी। परंपरा के अनुसार वे हमेशा हमारी दुकान से हरे बांस की शराब खरीदते हैं। युवा महोदय को हमारी हरे बांस की शराब बहुत पसंद है और हर हफ्ते कुछ जार खरीदते हैं, इसलिए सराय के मालिक ने मुझे इस बारे में युवा महोदय को बताने का आदेश दिया। हमारी दुकान में हरे बांस की शराब का स्टॉक सीमित है, इसलिए व्यापारिक कंपनी को बेचने के बाद मुझे डर है कि हमारे पास बहुत कम बचेगा। क्या बात है? फांग युआन ने यह खबर सुनकर थोड़ा भौहें सिकोड़ी। किसी को समझने और बातचीत को अलग करने के लिए फांग युआन के पास 500 साल का अनुभव था। दुकान के कर्मचारी और युवा गू मास्टर जियांग या ने समान अर्थ में बात की थी। हालांकि फांग युआन स्वाभाविक रूप से जियांग या के चालाक शब्दों और दुकान के कर्मचारी के सच्चे शब्दों में अंतर बता सकता था। ये मामला थोड़ा परेशान करने वाला था। फांग युआन को शराब कीड़े को खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में हरे बांस की शराब की जरूरत थी। अगर इस सराय का स्टॉक खत्म हो गया तो उसे शराब कीड़े को खिलाने के लिए दूसरी श्रेणी की शराब की बड़ी मात्रा का उपयोग करना पड़ता। उसके लिए हर दिन कई जार पीना संभव नहीं था। कुछ समय बाद लोग संदेह करने लगते। सोचने के बाद फांग युआन ने 10 प्राइमवल पत्थर निकाले और कहा, तो मैं और 5 जार खरीदूंगा। मुझे चाहिए कि तुम इन्हें मेरे लिए ले चलो और मेरे साथ अकादमी के छात्रावास में रख दो। ठीक है युवा महोदय। कर्मचारी ने तुरंत प्राइमवल पत्थर स्वीकार कर लिए। चंद्रमा आर्किड की पंखुड़ियां बिना किसी विशेष भंडारण साधन के केवल 5 दिन तक चल सकती थीं, इसलिए फांग युआन हर बार केवल एक थैला खरीदता था। हालांकि हरे बांस की शराब को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। कुछ कर्मचारी फांग युआन के साथ अकादमी के छात्रावास में गए और शराब के जार उसके बिस्तर के नीचे रखे, फिर वे विदा हो गए। अपनी हाथों में अचानक चपटी हो चुकी पैसे की थैली को देखकर फांग युआन ने एक आह भरी। गू को शुद्ध करना कठिन है, लेकिन गू को पालना भी आसान नहीं है। यह भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि उसके पास अपने पिछले जीवन का 500 साल का अनुभव था, इसलिए उसे अपने गू का उपयोग करने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी, जिसका मतलब था कि प्राइमवल एसेंस की खपत कम होगी और इस तरह वो बहुत सारे खर्चों को बचा लेता है। उसके आसपास के उसकी उम्र के लोगों को चंद्रमा प्रकाश गू का उपयोग करने का अभ्यास करना पड़ता था और उन्हें प्राइमवल एसेंस बर्बाद करना पड़ता था। प्रवीणता बढ़ाने के लिए कई बार अभ्यास करना पड़ता था। जब बहुत अधिक प्राइमवल एसेंस खपत हो जाता है तो रिकवरी दर बहुत धीमी होने के कारण प्राइमवल पत्थरों का उपयोग करना पड़ता था।
एक घास की कठपुतली खरीदने में भी 3 प्राइमल पत्थर खर्च होते थे। ये सब पैसा था। सौभाग्य से मेरा स्प्रिंग ऑटम सिकाडा समय को खाता है और कुछ और नहीं, वरना मैं बहुत पहले ही दिवालिया हो चुका होता। मैं इसे कभी भी पाल नहीं पाता। फांग युआन को अचानक बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ। जितना उच्च स्तरीय गू होता है उतनी ही अधिक भोजन की खपत की जरूरत होती है, या जितना अधिक कीमती और दुर्लभ भोजन चाहिए होता है उतना ही इसे पालना मुश्किल होता है। एक सामान्य स्तर का रैंक 2 गू कीड़ा प्रतिदिन लगभग 1 से 2 प्राइमल पत्थरों का खर्च करता था। अगर भोजन खरीदा जा सकता है तो ये ठीक है। कुछ गू ऐसे थे जिनके लिए भोजन अपेक्षाकृत मुश्किल से मिलता था, कुछ तो बाजार में भी उपलब्ध नहीं होते थे। जैसे कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का भोजन समय ही है, ये वास्तव में और भी कीमती था। आखिरकार एक कहावत है, 1 इंच सोना 1 इंच समय नहीं खरीद सकता। आपके पास कितना भी पैसा हो, क्या आप समय खरीद सकते हैं? नहीं। सैद्धांतिक रूप से एक गू मास्टर असीमित मात्रा में गू को शुद्ध कर सकता है। जब तक आप इसे शुद्ध कर सकते हैं, चाहे 10, 100 या 1000 कीड़े हों, ये संभव है। आप जितने चाहें उतने गू को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में एक गू मास्टर के पास आमतौर पर केवल 4-5 गू ही होते हैं। क्यों? सबसे बड़ा कारण यह है कि इसे वहन करना मुश्किल है। गू का ग्रेड जितना ऊंचा होता है, उसे खिलाने और पालने का खर्च उतना ही अधिक होता है। ये अक्सर एक गू मास्टर के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा करता है, जिससे उन्हें इसके लिए लगातार सिरदर्द रहता है। एक और कारण था उपयोग करने में असमर्थता। चंद्रमा प्रकाश गू का उपयोग करके एक चंद्रमा ब्लेड हमला करने के लिए 10% प्राइमल एसेंस की जरूरत होती है। एक सी ग्रेड प्रतिभा वाला गू मास्टर 3 से 4 हमले करने के बाद अपने अपर्चर में प्राइमल एसेंस खत्म कर सकता है। इतने सारे गू पालने का क्या फायदा अगर आप उन्हें उपयोग ही नहीं कर सकते? इसलिए गू मास्टर की खेती में एक कहावत प्रचलित थी, गू पालना एक रखैल पालने जैसा है। एक रखैल को पालने के लिए आपको भोजन, कपड़े, घर आदि खरीदने पड़ते हैं। ये बहुत महंगा है और जितनी ज्यादा होंगी उतना ही खर्च बढ़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति इसे वहन नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर आप इतनी सारी रखें, एक पुरुष की ऊर्जा सीमित है, वो सबका उपयोग नहीं कर सकता। क्या आप उन्हें केवल देखने के लिए पालेंगे? जब गू मास्टर का रैंक बढ़ता है तो गू कीड़े का भोजन का स्तर भी बढ़ता है। इसलिए कृपया ये ना देखें कि एक गू मास्टर के पास गू को शुद्ध करने की कोई सीमा नहीं है। सामान्य रूप से एक गू मास्टर केवल अपने स्तर के लगभग 4-5 गू ही रखता है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।